नमस्कार दोस्तों। भारत के खिलाफ बोलना और भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के बारे में तुर्की अब एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा, क्योंकि हाल ही में तुर्की के द्वारा यूएन के अंदर भारत के एक मुद्दे को लेकर बड़ा जोरों शोरों से चर्चाएं की गई और जैसे इसने चर्चा करी तो भारत ने अब इसके ऊपर कर दिया पलटवार। भारत ने कहा कि तुर्की जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, पहले अपना संभाले और अगर वो ना संभल रहे हैं तो अपने बातों को, अपने मुद्दों को यूएन के अंदर जाके उठाएं। भारत के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत खुद अपना देख लेगा। और जैसे ही भारत की तरफ से इस प्रकार का बयान आता है, तुर्की बुरी तरीके से तिलमिला उठता है, क्योंकि भारत का ऐसा बयान आना सीधे तौर पर तुर्की की दुखती नस पे हाथ रखने के समान है। तो आइए जानते हैं आखिरकार भारत ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, यह है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। इनके द्वारा हाल ही में तुर्की को लेकर एक बयान दिया गया और इनके द्वारा कहा गया कि तुर्की को भारत के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे और उस क्षेत्र के ऊपर जो इसने अवैध कब्जा कर रखा है और पूरी दुनिया बोलती है कि तुर्की ने यहाँ अवैध कब्जा किया है, उस अवैध कब्जे को छोड़ने की बात करें, उसके बारे में सोचे। भारत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब पहले मैं आपको बता देती हूं आखिरकार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत के बारे में ऐसा क्या बोल दिया था। आप सबसे पहले यहां पर देखिए, यह है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। अभी हाल ही में 24 सितंबर को यूएन की एक समिट आयोजित हुई, जिसके अंदर दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर पहुंचे थे और उसी बीच में खड़े हो गए ये भाई साहब और अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। भाषण की शुरुआत में इनके द्वारा कहा गया कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर के अंदर शांति कायम हो जाए और अगर शांति की बात आती है तो हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान जो आपस में कई वर्षों से लड़ाते आ रहे हैं, कम से कम ये लड़ाई खत्म कर दें और शांति कायम कर दे। लड़ाई तब खत्म होगी जब लड़ाई की असली वजह खत्म की जाए। वजह इन्होंने बताई जम्मू कश्मीर का मामला। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों देश आपस में बैठकर बात करें और मैं खुद सहयोग करना चाहूंगा, मैं खुद बात करवाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर जो भी राय है आपस में बातचीत कर ली जाए। और इसी बात पर रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप चाहते हैं शांति कायम हो, वो तो समझ में आता है। भारत पाकिस्तान को अगर किसी बात को लेकर दुख है या झगड़ा है तो दोनों आपस में बैठकर बात करने में सक्षम है, हमें किसी तीसरे पक्ष को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो धारा 370 हटने के बाद में ये भारत का अभिन्न अंग पहले से ही बन चुका है। आप कौन से कश्मीर की बात करते हैं? अगर बात होगी तो पीओके को लेकर बात होगी, बात होगी तो गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर बात होगी, बात होगी तो सक्शग्राम को लेकर होगी और किसी मामले को लेकर बात नहीं होने वाली है। और जैसे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो इस बात पर समर्थन कर दिया इनका किसने? इजराइल ने। इजराइल ने कहा कि कई बार जो है तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को लेकर भी चर्चा करी। अब ये शांति कायम करना चाहते हैं तो पहले अपना देखे, और अपना देखने की बात आती है तो बात आती है साइप्रस की। अब ये साइप्रस क्या है तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि साइप्रस के ऊपर जबरन कब्जा कर रखा है किसने? तुर्की के द्वारा। अब आप यहां पर देखिए, यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा देश भारत। भारत से थोड़ी दूरी पर आते हैं खाड़ी प्रदेश, यानी कि खाड़ी देश। खाड़ी देशों के बीच में यहाँ पर आता है तुर्की और तुर्की से जस्ट नीचे की तरफ एक द्वीप मौजूद है और इस द्वीप का नाम है साइप्रस द्वीप। इस साइप्रस द्वीप के ऊपर 20 जुलाई 1974 को शांति कायम करने के बहाने से तुर्की ने यहाँ पर क्या कर दिया? अपने झंडे को गाड़ दिया और अपना कब्जा यहां पर कर लिया। कहां पर है ये द्वीप? तो ये है भूमध्य सागर के अंदर स्थित है। ये आप तुर्की दिखाई दे रहा है आप सभी को। तुर्की के जस्ट नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर हम इसे जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब मैं आपको बता दूं इसकी थोड़ी सी खासियत और फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताने वाली हूं कि आखिरकार तुर्की ने यहां अपना कब्जा कैसे जमाया, क्योंकि तुर्की का कहना है कि यह क्षेत्र आज से मेरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज 300 सालों से इसके ऊपर राज करते आए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये है साइप्रस। ये आपको दिखाई दे रहा है साइप्रस। आज साइप्रस के अंदर तकरीबन 13 लाख जनसंख्या निवास करती है।
अब 13 लाख जनसंख्या के अंदर मुख्य रूप से दो बड़े समुदाय निवास करते हैं। दो समुदाय कौन से हैं? एक तो है तुर्की मुस्लिम, जो कि तुर्की मुसलमान है, और एक तरफ जो समुदाय है वो ग्रीक ईसाई है, यानी कि ईसाई धर्म। तो ईसाई और मुस्लिम धर्म के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। तुर्की के अंदर टोटल 13 लाख जनसंख्या है, उनमें से 80% कौन निवास करते हैं? ग्रीक, और 20% निवास करते हैं तुर्की, है ना। अब अगर हम बात करें इस छोर की, तो यहाँ पर जो आपको पर्पल लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन इनको दो भागों में बांटती है। ऊपर का क्षेत्र जो है वो कहलाता है उत्तरी साइप्रस, और नीचे का क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी साइप्रस। तो दक्षिणी साइप्रस जो है इसका एरिया टच होता है ग्रीक के साथ में। किसके साथ में? ग्रीक के साथ में, जो कि ग्रीन देश जो है ग्रीस के साथ में टच होता है। और ऊपर का जो एरिया है वो टच तो नहीं होता है, पर वो किसके पास में है? ये है तुर्की के पास में। अब ग्रीस और तुर्की दोनों ही क्या है? नाटो देश हैं, पर दोनों की आपस में नहीं बनती है, और केवल इस द्वीप को लेकर। अब इस द्वीप के ऊपर कब्जा करने की दो और वजह है। दो वजह क्या है? गैस और तेल का भंडार यहाँ पर होना। आप देखिए कि इसके अंदर जो है बहुत बड़ा तेल और गैस का भंडार है, इसीलिए ना तो इसको तुर्की छोड़ने के लिए रेडी है, ना इसे ग्रीस छोड़ने के लिए रेडी है। अब इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया गया, आपस में दोनों लड़ाते हैं। इस वजह से यहाँ पर यूएन के द्वारा बफर जोन बना दिया गया। यूएन ने क्या किया? यहाँ पर एक लाइन खींच दी कि भाई ये वाला क्षेत्र अलग है, ये अलग है। अब इसके ऊपर कब्जा करते हुए तुर्की ने क्या कर दिया? इसे साइप्रस देश की मान्यता दे दी। क्या बोला? कि यह तो विश्व में एक और अनोखा नया देश है, और इस देश के ऊपर हमेशा राज होगा तुर्की का, जबकि पूरी दुनिया इसे अवैध कब्जा बताती है। कोई देश इसे देश की मान्यता नहीं देता है। आगे आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीक साइप्रस, एक तरफ जो ग्रीक व्यक्ति निवास करते हैं यानी कि ईसाई धर्म के, और एक तरफ जो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, और ये आपस में आज भी लड़ाते रहते हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताने वाली हूँ कि आखिरकार तुर्की ने इसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया था। ये जानने से पहले आप इसको स्कैन करके मेरी इंस्टाग्राम ID पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप मुझे सिर्फ ऑन स्क्रीन देख पाते हैं, और वहाँ मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे सर्च कर सकते हैं अंजलि वॉइस के नाम से, @ लगा के भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप सभी ने जरूर सुना होगा कि ऑटोमन साम्राज्य ने लगभग बहुत बड़े एरिया पर अपना कब्जा किया था, यानी कि राज किया था। राज कहाँ कहाँ किया था? जैसे कि अफ्रीका के अंदर भी एरिया बहुत सारे कवर कर रखे थे। वहीं हम बात करें यूरोप के अंदर, तो यूरोप के एरिया भी कवर कर रखे थे। और वहीं हम बात करें मध्य एशिया की, तो एशिया में भी इसने अपना राज यहां पर किया था। अब ये जो तुर्की है, तुर्की ही अपने आप को बताता है कि ये ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा है, यानी कि हम ऑटोमन साम्राज्य बोले या फिर तुर्की साम्राज्य बोले, दोनों की ही बात लगभग सेम यहाँ पर है। 1571 से लेकर 1878 में इस साइप्रस द्वीप, तुर्की और आसपास के जो खाड़ी प्रदेश है, इनके ऊपर राज हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य का। इसी ऑटोमन साम्राज्य ने इजराइल के ऊपर भी राज किया था, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो। 1571 में क्या हुआ? साइप्रस के ऊपर भी ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा यानी कि तुर्की के द्वारा उस समय कब्जा कर लिया गया। कब्जा किया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और कब्जा करने के बाद में ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा जो है यहाँ पर तुर्की मुसलमान बसाना इन्होंने शुरू कर दिया। उस समय यहाँ पर मुसलमानों को बसाना शुरू किया जब ऑलरेडी इस साइप्रस द्वीप के अंदर ईसाई धर्म के बाहुल्य लोग निवास करते थे, यानी कि ईसाई धर्म के लोग इतनी ज्यादा संख्या में निवासरत होने के बाद भी यहाँ पर तुर्की मुसलमानों को बसाना इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे इनको बसाना शुरू किया तो आपस में इन दोनों की बनना बंद हो गई, यानी कि एक तरफ जो ग्रीस के व्यक्ति हैं, ईसाई हैं, उनका मानना है कि ये एरिया केवल उनका है, बाहरी आए हुए व्यक्तियों का नहीं है, जो कि तुर्की के मुस्लिम हैं, और ये आपस में लड़ाना शुरू हो गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इन्होंने कहा कि हमें तो अलग अलग देश बना दो, अलग अलग देश में हम रहना चाहते हैं। पर ऑटोमन साम्राज्य ने कहा कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। समय बीतता गया, इतना समय बीता कि ऑटोमन साम्राज्य लगभग जो है कमजोर होता दिखाई दे रहा था। इतना कमजोर हो चुका था कि इसने अब साइप्रस को जो है लीज पे, पट्टे पर देने की बात करी। पट्टे पर किसको दिया? ब्रिटेन वालों को। यहाँ पर आपको जो डार्क कलर में जो पिंक एरिया दिखाई दे रहा है, ये इन सब पे जो है इन ब्रिटिशरों ने राज किया था, जिसमें हमारा देश भी आता है। आप देख सकते हैं भारत वाला एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है। भारत से थोड़ी सी दूरी पर अगर हम चलेंगे तो ये वाले इलाके यहाँ पर आ जाएंगे, और इस इलाके से यहाँ पर
ये जो आपको छोटा सा इलाका दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा दूं। ये आपको जो यहाँ पर लाल बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर है साइप्रस। इस साइप्रस के ऊपर क्या कर दिया, इस साइप्रस को दे दिया लीज पे। ऑटोमन साम्राज्य ने लीज पर दे दिया था, मतलब सालाना पैसे हमें दे देना, और पूरे द्वीप का इस्तेमाल कौन कर सकता है, ब्रिटेन के व्यक्ति कर सकते हैं। अब ऑटोमन साम्राज्य लगातार कमजोर की तरफ जा रहा था और ब्रिटेन लगातार उभरते जा रहा था। अब ब्रिटेन जो है अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ऑटोमन अब मुझसे किसी भी हालत में साइप्रस को नहीं ले सकता, और उसी बीच जो है शुरुआत हो जाती है वर्ल्ड वार फर्स्ट की। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1878 से लेकर 1925 के बीच में राज किया है किसने, ब्रिटेन वालों ने। अब राज और लंबा चलना है, पर 1925 आए, इससे पहले आता है 1914, और 1914 में युद्ध शुरू हो जाता है पहला, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। और उस दौरान जो है तुर्की के द्वारा जर्मनी का साथ दिया गया, और जैसे ही तुर्की उधर युद्ध में बिजी होता है, इस तरफ ब्रिटेन वालों की तरफ से घोषणा कर दी जाती है कि आज से साइप्रस का इलाका तुर्की का यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का नहीं कहलाएगा, यह एरिया कहलाएगा केवल ब्रिटेन के अधीन, यानी कि आज से साइप्रस हमारा गुलाम क्षेत्र हुआ। और जैसे इन्होंने इस बात की घोषणा करी, तुर्की कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब ब्रिटिशरों के द्वारा 1925 में यहाँ पर स्थायी रूप से राज करना इन्होंने शुरू कर दिया। 1925 से लेकर 1960 तक इन्होंने राज किया, और 1960 में इनके द्वारा जो है आजादी दे दी गई। आजादी नहीं दी, उससे पहले यहाँ पर कई सारे संघर्ष हुए। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन वालों ने भारत के ऊपर राज किया। राज करना अलग चीज होती है, गुलामी बनाना अलग चीज होती है, और निचोड़ कर यहाँ से सारी सामग्री को भर के ले जाना वो बात अलग होती है। और इन ब्रिटेन वालों ने हर जगह ऐसा ही किया, हर देश में लूटपाट मचाने का काम किया। और ये लूटपाट साइप्रस के अंदर भी चल रही थी, वहां पे भी जितनी भी चीजें मौजूद थी उन सबको लगातार बाहर भेजने का काम किया जा रहा था। उसी के चलते यहाँ पर नए दो गुट रेडी हो चुके थे। जैसे भारत में गरम दल और नरम दल रेडी हुए थे, जो कि संघर्ष कर रहे थे, आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पर ये दो जो गुट रेडी हुए थे, ये किसी आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने अपने देशों का निर्माण करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि जैसे ही इन अंग्रेजों से, इन ब्रिटेन वाले लोगों से हमें आजादी मिलेगी, हम सबसे पहले हमारा अलग देश बनाएंगे। एक देश बनेगा तुर्की और एक देश बनेगा ग्रीक, यानी कि तुर्क के अंडर में आने वाला देश, और एक बनेगा ग्रीक ईसाई देश है। और इन्हीं के बीच में एक संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव था, जो कुल मिलाकर केवल इनका एक मकसद था, और मकसद था कि ब्रिटेन से आजादी चाहिए। और इस ग्रुप का नाम था ओका गुरिल्ला आंदोलन ग्रुप। इस आंदोलन के द्वारा बहुत ज्यादा संघर्ष किया गया, और संघर्ष के बाद में ब्रिटेन परेशान हो चुका था, इसके ऊपर दबाव इतना था, और उसी दबाव के चलते 1960 में इसके द्वारा घोषणा कर दी गई कि आज से हम साइप्रस को मुक्त करते हैं। साइप्रस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1960 में ब्रिटेन वालों ने मुक्त किया, और 1974 के आते आते फिर से इस तुर्की के द्वारा इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया। देखा जाए तो 14 साल ही केवल आजादी में रहा है, फिर से कब्जे के अंदर आ गया। 1960 में जब अंग्रेजों ने इनको आजादी दी, तो आजादी देते टाइम इन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारा संविधान बना के जाते हैं। और ये बात शायद आपको याद होगी कि भारत के लिए भी ऐसा ही शब्द इनके द्वारा यूज किया गया कि हम भारत का संविधान बनाने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम आपका संविधान बनाते हैं, और संविधान इस प्रकार से बनाया गया, जरा सुनिएगा, आपको जानकर ताज्जुब यहाँ पर होने वाला है। संविधान जब बनाया गया तो इसमें कहा गया कि यहाँ पर लड़ाई जो होती है, एक तरफ ग्रीक और एक तरफ तुर्की, यानी कि मुसलमान और ईसाई को लेकर लड़ाई होती है, तो हमेशा जो राष्ट्रपति बनेगा वो ईसाई धर्म यानी ग्रीक से बनेगा, और हमेशा जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो किससे बनेगा, वो तुर्की मुसलमान से बनेगा। इस प्रकार का संविधान के अंदर लिख दिया गया, और आज भी वहां पर कुछ इसी प्रकार का कानून चलते आ रहा है। और ये कानून तो उस समय पे बन गया है, आज भी चल रहा है, पर लड़ाइयां आज भी खत्म नहीं हुई है। 1960 में आजादी देने के बाद भी ये दोनों गुट लड़ाते रहे। 1963 में लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई, और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक तरफ ग्रीक और एक तरफ तुर्की दोनों आपस में लड़ाने लगे, और इतना ज्यादा लड़ने लगे कि इनकी लड़ाई को शांत करने के लिए कौन पहुंच गया, तुर्की पहुंच गया। और तुर्की ने बोला कि हम तो यहाँ पर शांति कायम करने के लिए आए, और उसी
उसी शांति कायम के बहाने इसने उत्तरी साइप्रस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और आज इसके अंडर में ये वाला क्षेत्र है। अब देखिए, आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि ब्रिटेन ने 1960 के अंदर इसे आज़ादी दे दी और आज़ादी देने के बाद भी आज भी यहाँ पर इसके 2 सैन्य अड्डे मौजूद है। एक आता है उत्तरी क्षेत्र में और एक आता है दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि चाहे ये तुर्की के अंडर में आता हो पर ब्रिटेन की आज भी सेनाएं वहाँ पर मौजूद है। अब ब्रिटेन की सेना ही मौजूद नहीं है, बल्कि तुर्की ने 1974 में जब कब्जा किया था तो कब्जा करते हुए कहा था शांति कायम कर रहे हैं और शांति तब कायम होगी जब तुर्की की सेना यहाँ पर बैठी रहेगी। तो आज तुर्की के पास में इसका 37% इलाका इसके पास में मौजूद है साइप्रस का, और तुर्की की तकरीबन 30 से 40 हजार सेना यहाँ मौजूद है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाटो देशों के अंदर सेकेंड नंबर पे, क्योंकि अमेरिका के बाद में सेकेंड नंबर पे अगर सेना किसी की आती है तो वो आती है तुर्की की। तो अब आप देखिए तुर्की ने कितना अच्छा प्लान बनाया और अच्छा प्लान बनाते हुए यहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो क्या इस मामले को यूएन के अंदर उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, भारत को बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब ट्रंप चाचा के बारे में भी बता दूं, क्योंकि यूएन की, तुर्की की, सबकी बात आ रही है तो तुर्की और पाकिस्तान बड़ा चहीता है आजकल ट्रंप चाचा का। तो जरा आप ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि लगातार भारत बोल रहा है कि रशिया से तेल ना खरीदो, अगर खरीदा तो हम आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते जाएंगे। 50% टैरिफ हो चुका था और अब ये टैरिफ जो है 100% होगा। किन चीजों पर होगा? तो दवाइयों के ऊपर और कुछ अन्य चीजें जो हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगने वाला है। तो 1 अक्टूबर से इसने टैरिफ बढ़ा दिया है, 100% टैरिफ भारत पे लगने वाला है। अब दूसरी बात की हम बात करें तो यूएन के अंदर दूसरा मामला उठाया गया, अमेरिका से भारतीयों की वापसी। रणधीर जायसवाल जी के द्वारा कहा गया है कि इस साल जनवरी से अब तक 2417 भारतीय अमेरिका से वापस आए हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर पहुंच गए थे और हम चाहते हैं कि अब अमेरिका इन्हें वापस भेज दे, क्योंकि अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं और हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं। इसके अलावा एक और मामला यहाँ पर उठाया गया। देखो, तुर्की की खिंचाई तो हुई है पर तुर्की के साथ साथ सभी मामलों को उठा दिया है। और क्या कहा है कि ईरान के अंदर किडनैपिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। खतरा ऐसे बढ़ रहा है कि ईरान में कुछ भारतीयों का अपहरण हुआ है। भारत और ईरान के टूरिज्म के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नौकरी के लिए यह जरूरी है। कुछ लोग झूठ बोलकर भारतीयों को ईरानी नौकरी के लिए भेज रहे हैं। सरकार ने लोगों को ऐसे ऑफर से बचने को सावधान रहा है। ऐसा ऑफर केवल ईरान नहीं दे रहा है, ऐसा ऑफर रशिया भी दे रहा है। हाल ही में रशिया की सेना के अंदर भारतीय सैनिक देखे गए थे, मतलब भारत के लोग देखे गए थे जो कि सैनिक बन के वहां पर चले गए हैं और फंस चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि इनका व्हाट्सएप डेटा तक डिलीट करवा दिया गया है। घर वालों से कांटेक्ट नहीं करने दे रहे हैं और अगर बाई चांस किसी व्यक्ति से कांटेक्ट कर रहा है तो वहां के व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि वो तो शहीद हो गए हैं, यूक्रेन के युद्ध में कुछ नहीं बचा है। तो भारत के ऐसे कई सारे नागरिक जो रशिया के सैनिक बन बैठे हैं, तो उनकी रिहाई के लिए भी भारत सरकार के द्वारा दबाव डाला गया है, मांग की गई है। इसके अलावा सिक्का देशों से दोस्ती कर रहा है भारत। 25 सितंबर को भारत ने सिक्का यानी कि मध्य अमेरिका के देश जो हैं उनके मंत्रियों से मुलाकात करी। भारत इन देशों के साथ डिजिटल तकनीक, फूड सिक्योरिटी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। यह दोस्ती ग्लोबल साउथ के बीच में एकजुटता के लिए अहम है, जो कि यह सरासर पसंद नहीं आ रहा होगा ट्रंप को। तो आप मुझे जरा बताइए इन सभी मामलों के बारे में और खासकर तुर्की के बारे में आप क्या सोचते हैं। मतलब हम करें तो सही और तुम करो तो वो कैरेक्टर ढीले वाली बात आ जाती है। जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके काम की। जरा रुकिएगा, ठहरिएगा और सुनिएगा। अगर आपको किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी लगना है और आसानी से नौकरी लगना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। सीधे तौर पर नौकरी लगने के लिए अगर यहाँ आपको जितनी भी कंपनी दिखाई दे रही हैं, जैसे L&T की हम बात करें, गूगल की, जियो, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ये अभी के लिए बड़ा महत्व रखेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके लिए इसके अंदर हायरिंग होने वाली है L&T के अंदर। कल ही पीएम मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी, आप जरूर से सुन लीजिएगा। और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं आपकी नौकरी लग जाए तो आपको सिंपल सा एक सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके लिए आपको एक कोर्स करना होगा और ये कोर्स हमारे यहाँ मिलने वाला है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो पहला कमेंट पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। और ये डालने के बाद में अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, इसीलिए
इसलिए आप एक कोड यूज कर दीजिएगा AN50। जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, DBMS, AWS, CC++, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई प्रकार के कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सुनहरा मौका है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिमिटेड सीट है और लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर रहने वाला है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।